स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस थ्योरी पॉइंट वाइज लिखिए। दिस थ्योरी इज गिवन बाय गिलिस्पी एंड नाइलोन। गिलिस्पी एंड नाइलोन ने ये थ्योरी दी। नंबर 2 पॉइंट, दिस थ्योरी डिटरमाइंस द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अणु का शेप हमें बताती है कि अणु का शेप क्या है। एंड नंबर 3 पॉइंट, इसमें ये कहते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके सेंट्रल एटम यानी कि उसका जो केंद्र परमाणु है उसके वैलेंस शेल में, उसके संयोजकता कोश में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बंधी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब ये थ्योरी क्या कहती है, वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उसमें जो वैलेंस शेल के में लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन न्यूनतम हो। वर्ड नोट करना, रिपल्शन इज मिनिमम, ठीक है। उनके बीच में प्रतिकर्षण सबसे कम हो, सो दैट स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, ताकि जो मॉलिक्यूल है उसका स्थायित्व अधिकतम हो। राइट, तो आपको ये बात समझ में आई है नहीं आई बच्चों? क्या कि वैलेंस शेल के लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि उनके बीच में प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व क्या हो, अधिकतम हो। गॉट इट? और दिस डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज वेस्पर थ्योरी। राइट, इसके अंदर हम डिफरेंट रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लीजिए रूल नंबर 1, नोट करना ध्यान से। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ देयर इज ओनली बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेम वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान से सुनिएगा, इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, देन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज रेगुलर। नोट करो ध्यान से कि अगर किसी मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उसमें उसके वैलेंस शेल में केवल इलेक्ट्रॉन के बंधी युग्म पाए जाएंगे तो उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल रेगुलर होगी, नियमित होगी और वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, उसमें कोई भी विकृति नहीं होगी। ओके, तो इसमें आप चाहें तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल बताए वो आप टेबुलर फॉर्म में ले लें। नंबर 1 देखना ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन पहला कॉलम बनाऊंगी। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से बताए थे हमने? sp, sp2, sp3, ओके, देन sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। आपका वापस समराइज हो जाएगी सारी चीजें। ओके, अगर इसमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, ये sp में होती है 2, राइट, इसमें होती है 3, इसमें 4, 5, देन 6 और 7, राइट। देन ज्योमेट्री विल बी, तो उसकी संरचना जो होती है वो होती है लीनियर। नोट करते जाएं, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यानी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, और वो अगर 2 है, पेयर मतलब 2 है ना, तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। अगर 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, त्रिभुजीय समतलीय होगी। और अगर ये 4 है तो बताइए, याद करो, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। और अगर ये 5 है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी। और अगर ये 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय होगी। और अगर ये 7 है तो ज्योमेट्री आपको बताई थी, बताइए क्या? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो बच्चों ये पहला रूल अच्छे से रख लो। क्या रूल है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है
ओनली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, देन इट्स ज्योमेट्री इज रेगुलर, तो उसकी ज्योमेट्री बिल्कुल नियमित होगी, देयर इज नो डिस्टॉर्शन, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं पाई जाएगी। गॉट इट? नाउ कम टू द रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड हमारे को ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो उसकी ज्योमेट्री है वो विकृत हो जाती है। रूल नंबर सेकेंड फिर से, कि किसी मॉलिक्यूल के, नोट करना बच्चों, सेंट्रल एटम के संयोजकता कोश में अगर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों उपस्थित है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इस प्रतिकर्षण की वजह से जो उसकी संरचना है, वो ज्योमेट्री है, वो रेगुलर नहीं होकर के विकृत हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। गॉट इट? है ना? और इसका कारण देखो, आपने पढ़ाई होगा कि अगर हम रिपल्शन देखें तो मैक्सिमम रिपल्शन इज प्रेजेंट बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, देन लोन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे कम प्रतिकर्षण होता है वो है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। राइट? मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी आपको बच्चों बताया था, फिर से इस बात को मैं रिपीट करती हूँ कि जो लोन पेयर होता है, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे अगर सपोज मैं ये कहूं, ये देखो अमोनिया का केस, तो ये तो हो गए 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गए बच्चों? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। राइट? नाउ सी द लोन पेयर, उसको मैं अलग कलर से बता रही हूं। दिस इज द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, जो कि सिर्फ नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में है और हाइड्रोजन के साथ शेयर नहीं हो रहा है ना? तो उस वक्त मैंने आपको बताया था लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर एंगुलर वॉल्यूम, जो लोन पेयर होता है वो ज्यादा एंगुलर वॉल्यूम को घेरता है और इसीलिए जब ये ज्यादा जगह को घेरेगा तो ये पास पास आ जाएंगे, उनमें रिपल्शन होगा और यही कारण है कि बॉन्ड एंगल बदल जाएगा। गॉट इट? जबकि बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 के बीच में शेयर्ड होते हैं, वो सेंट्रल एटम से थोड़ा दूर होता है और इसलिए इतना प्रतिकर्षण नहीं होता। गॉट इट? तो लोन पेयर में सबसे बीच, अब देखो सपोज अगर कोई एटम मैंने लिया, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, तो देखो वो दोनों पास पास आ गए, है ना? जबकि बॉन्डिंग पेयर थोड़ा दूर दूर रहेगा, ये दोनों बॉन्ड पेयर है ना? ये दोनों क्या हो गए? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों हो गए आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी लोन पेयर होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एंगुलर स्पेस घेरता है ना? सेंट्रल एटम के बिल्कुल पास में होता है और यही कारण है कि ज्यादा प्रतिकर्षण होता है। राइट? तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर वैलेंस शेल में बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं होकर के विकृत हो जाती है। अब इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण और सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ याद करने का, साथ साथ बना लो मेरे। देखो सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 का ले लूं, है ना? रूल नंबर 1 में क्या कहा था अपन ने कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d और sp3d2, sp3d3 होती है, तो अगर केवल बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। राइट? इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आप एक बार और नोट कर लो। बेरिलियम क्लोराइड, sp2 का एग्जांपल मैंने बताया था BF3, sp3 का मैंने आपको बताया था मीथेन, sp3d का PCl5, देन SF6, ओके, एंड देन दिस वन इज IF7। और आपको मैंने बताया इनकी जो ज्योमेट्री है वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखो आप बच्चों, ये मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ, अलग से दिखे, ये लीनियर है, देखिए है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, त्रिभुजीय समतलीय, ये है आपकी टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, ये है आपकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल त्रिभुज के द्विपिरामिडीय, ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय, और ये है आपकी क्या बताइए पेंटागोनल बाइपिरामिडल पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, है ना?
तो ये तो कौन सी अकॉर्डिंग हुआ है? दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ज्योमेट्री इज रेगुलर। बिल्कुल इनकी ज्योमेट्री रेगुलर है, राइट। अब मैं आपको लोन पेयर वाले केसेस बताऊंगी, और वही जो मेरा पैटर्न था याद रखने का, वही आप ध्यान रखना बच्चों। ग्रुप में आगे बढ़ोगे और एक एक वैलेंसी को कम करते जाओगे, तो व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे वैलेंसी कम करोगे आप क्या नोट करोगे कि लोन पेयर बढ़ता जाएगा, राइट, और एंगल बदल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं sp3 में एग्जांपल। देखो याद करो मैंने कैसे याद कराया। ग्रुप में आगे बढ़े, अमोनिया आ गया, राइट, एक वैलेंसी कम कर दी। उसके बाद हम ग्रुप में आगे बढ़े, नाइट्रोजन के बाद में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन वाली फैमिली, वाटर आ गया। उसके बाद आगे बढ़े, कौन आ गया, HF आ गया, है ना। तो बच्चों देखो नोट करते जाना, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 3 लोन पेयर है। तो ज्योमेट्री बदल गई ना। क्या बताइए, अमोनिया की ज्योमेट्री क्या थी? अमोनिया की ज्योमेट्री थी क्या, ट्रायंगुलर पिरामिडल, है ना। इस चार्ट को बना के रखना ताकि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ट्रायंगुलर पिरामिडल, त्रिभुजीय पिरामिड के समान, है ना। टेट्राहेड्रल नहीं है। अब देखो अगर रेगुलर थी तो टेट्राहेड्रल थी। ये सारे मैं क्या बता रही हूं आपको, एग्जांपल, रूल नंबर 2, दूसरा नियम। गॉट इट। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो अब हो गई ट्रायंगुलर पिरामिडल, त्रिभुजीय पिरामिडीय। वाटर इज वी शेप, वाटर का आकार कैसा हो गया, वी शेप, है ना, जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, राइट। अब इधर आ जाइए HF, HF इज लीनियर, HF आपका हो गया रेखीय, जबकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना। तो बच्चों आप ये बात समझिएगा कि जब भी रूल नंबर 2 होगा, यानी बॉन्डिंग पेयर के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो जो उसकी ज्योमेट्री है वो रेगुलर नहीं होकर के क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। क्लियर है बोलो। तो ये रूल नंबर 1 के सारे एग्जाम्पल, रेगुलर ज्योमेट्री, है ना, और रूल नंबर क्या कहेगी, डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। ओके, अब अगेन इस टेबल से आप आगे वापस याद करिए कैसे। फॉस्फोरस के बाद कौन सा एग्जांपल आएगा बताइए, सल्फर, एक वैलेंसी कम कर दो, है ना, तो क्या हो गया आपका SF4। आ रहा है बोलो समझ में। देन सल्फर के बाद कौन आएगा बताइए, नेक्स्ट ग्रुप आपका आ गया हेलोजन, ClF3। फिर आएगा आपका नेक्स्ट ग्रुप 0 ग्रुप, एक वैलेंसी कम कर दी। तो वही हमारा पढ़ने का स्टाइल, ग्रुप में आगे बढ़ते गए, एक एक वैलेंसी कम करी। तो अगेन आप बताइए बच्चों क्या हुआ, यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं, तो PCl5 में ज्योमेट्री परफेक्ट ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, लेकिन यहां पर एक क्या आ गया, 1 लोन पेयर। सो द ज्योमेट्री बिकम्स डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, विकृत चतुष्फलकीय है। ClF3 में आपको पता है देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के 2 बंधी युग्म पाए जाते हैं। सो ज्योमेट्री बिकम्स टी शेप्ड। ये मैं आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा चुकी हूँ, आप पुरानी वीडियो सर्च करें और उसमें देखें। ओके, देन हियर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्योमेट्री बिकम्स लीनियर। याद करिए, है ना, ये सब मैंने आपको करवाया था कि इसकी ज्योमेट्री हो गई लीनियर, रेखीय हो गई। किस तरह से, क्योंकि इसमें जो तीनों लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट थे। क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रेजेंट थे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर एंगल था 120 डिग्री का, तो रिपल्शन कम होता था, और ये एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते थे, और इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या थी, लीनियर थी, है ना। इसी तरह ClF3 में भी आपने देखा होगा, ClF3 में क्या था कि अगेन इस तरह से जो है 2 लोन पेयर ने इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया था, Cl बीच में था, है ना, याद करो, Cl इस तरह से बीच में, और 2 एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन लगी थी, और इसका जो आकृति थी वो T के आकार की थी। T मतलब ये बिल्कुल एक बॉन्ड, ये क्लोरीन यहाँ पर है, देखो बच्चों, तो ये यहाँ पे आगे फ्लोरीन, एक फ्लोरीन इधर, इस तरह से यहाँ दोनों साइड में 2 फ्लोरीन आ गई। क्लियर है बोलो, T की आकृति हो गई, राइट। फिर इसके बाद में हमने SF4 भी पढ़ा था, इसमें भी लोन पेयर ने इसी पोजीशन को ऑक्यूपाई किया था। याद करो बच्चों, इस तरह से इसने ऑक्यूपाई किया, S एक लोन पेयर था, इक्वेटोरियल पोजीशन में आया था, और इसकी ज्योमेट्री हो गई थी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। गॉट इट। अब आप आ जाइए
नेक्स्ट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में से थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ बच्चों, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, हमने एग्जांपल लिया SF6 जिसकी ज्योमेट्री परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है ना, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अगेन हमारा याद रखने का वही स्टाइल कि हम ग्रुप में आगे बढ़े और एक एक वैलेंसी को कम करते जाएं, राइट। तो हम सल्फर से कौन सी साइड पे गए बताइए, ऑक्सीजन फैमिली से नाइट्रोजन वाली फैमिली, अगली वाली फैमिली में आए तो आप क्या देखेंगे कि इसमें हेलोजन फैमिली में अगर आप ले रहे हैं Cl या IF5 ले लीजिए, है ना। उसके बाद आ जाइए जीरो ग्रुप में HCF4, है ना, ClF5 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट। ये ले लिया हमने। अगेन आप क्या देखेंगे बताओ, पहले इसको भी मैं नीचे लिख देती हूँ, sp3d3 को, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल था IF7 और HCF6, है ना। अब आप देखो बच्चों, अगर ये ज्योमेट्री थी इसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, है ना, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है बीच में सल्फर और 4 यहाँ पर फ्लोरीन, एक्स और वाई एक्सिस पे, और 2 हो गए थे जेड एक्सिस पे। लेकिन ClF5 में ग्रुप में हम आगे बढ़े, एक लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में आप देखोगे जब एक लोन पेयर लगेगा तो वो आप यहां पर लगा दीजिए सपोज, है ना। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी बताइए, स्क्वायर पिरामिडल, है ना, वर्गीय पिरामिडीय संरचना हो गई है। गॉट इट। अब आप आएंगे आगे इसके ऊपर जिनोन फ्लोराइड पे, तो जिनोन सेंट्रल पे आएगा, 4 फ्लोराइन जो है स्क्वायर के कॉर्नर पर है, 2 लोन पेयर जेड एक्सिस पे लगे हुए हैं, तो ज्योमेट्री बिकम्स स्क्वायर प्लेनर, वर्गीय समतलीय। और यहां पर मैंने क्या बोला बताओ वर्ड, स्क्वायर पिरामिडल, वर्गीय पिरामिडीय संरचना। एंड दिस वन इज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। गॉट इट, आ रहा है समझ में। एंड द लास्टली मैं IF7 का एग्जांपल ऊपर लिख लेती हूँ बच्चों, हाँ, या चलिए यहाँ विजिबल है मैं लिख लेती हूँ। अगर IF7 है देन ज्योमेट्री इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, राइट। लेकिन अगर आप HCF6 पे जाएंगे तो 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट हियर एंड जो ज्योमेट्री है वो बन जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी विकृत अष्टफलकीय। ठीक है बच्चों, आपको पता हो तो मैंने इसको इस तरह से बनाया था, देखिए ये 5 भुजाएं बनाई थी, है ना। इसमें हमने किस बात का ध्यान रखा था कि लोन पेयर जो है वो हमेशा किस पोजीशन में आएगा, एक्सियल पोजीशन में आएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को देखते हैं तो इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल आता है 72 डिग्री का, नोट करना कितना, 72 डिग्री का, जबकि ये एक्सियल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो है कितना, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री एंगल इज मोर देन 72, तो हमेशा जो लोन पेयर आएगा वो हमेशा एक्सियल पोजीशन में आएगा। गॉट इट बच्चों। तो मैंने इसको सारा समाप्त कर दिया, एक बार आपको सारा हाइब्रिडाइजेशन भी समाप्त कर दिया आपको, और किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, कोई सा भी मॉलिक्यूल आए, आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यों एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 है तो आप देखेंगे कि इसमें 2 बॉन्डिंग पेयर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, 6 और 7 बॉन्डिंग पेयर है। तो अगर बॉन्डिंग पेयर 2 है तो लीनियर ज्योमेट्री, 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल और 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये कहता है रूल नंबर 1। दैट इज रूल नंबर 1 कहता है कि इफ देयर इज बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन ज्योमेट्री इज परफेक्ट एंड रेगुलर। ओके, नाउ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ग्रुप में, ध्यान से सुनो बच्चों, तो अगर मैं sp3 ले रही हूं तो ग्रुप में आप आगे बढ़ो, एक एक वैलेंसी कम होती जाएगी, एक एक लोन पेयर बढ़ता जाएगा। और क्योंकि लोन पेयर ज्यादा एंगुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और इसी वजह से प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, ज्योमेट्री विकृत हो जाती है, इसलिए अमोनिया आपका हो गया ट्रायंगुलर पिरामिडल, वाटर वी शेप, HF लीनियर। गॉट इट।
अब इसी तरह से बाकी याद करो। PCl5 से हम आगे बढ़े, अगली फैमिली सल्फर, एक वैलेंसी कम, अगली फैमिली हेलोजन, एक वैलेंसी कम, अगली फैमिली जीरो, एक वैलेंसी कम। क्लियर है बोलो? और एक एक लोन पेयर बढ़ता गया। इस केस में लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है बताइए? 120 का है ना। और जबकि एक्सियल पोजीशन में अगर आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो वो 90 डिग्री का है। मीन्स 120 इज मोर देन 90। अगर लोन पेयर 120 एंगल पे आएंगे तो वो दूर दूर होंगे, उनमें प्रतिकर्षण कम होगा। क्लियर है? और इसीलिए आप क्या नोट करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री SF4 की विकृत चतुष्फल की है, ClF3 की हो गई टी शेप और XCF2 की हो गई लीनियर। गॉट इट? इसी तरह से आप आ जाइए sp3d2 में, अगर SF6 है तो परफेक्ट अष्टफल के है। आगे ग्रुप में बढ़ो, हेलोजन ग्रुप आ गया, एक वैलेंसी कम करो, जीरो ग्रुप आ गया, एक वैलेंसी कम करी, तो आप देखेंगे कि लोन पेयर आने से इसकी ज्योमेट्री हो गई ClF5 की स्क्वायर पिरामिडल, वर्गीय पिरामिडीय, XCF4 की हो गई स्क्वायर प्लेनर, राइट। एंड लास्टली sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, IF7 बन रहा है तो ये परफेक्टली पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। लेकिन अगर लोन पेयर आया XCF6 में तो उसने हमेशा एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई किया। क्यों किया? क्योंकि इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल 72 डिग्री है, वो पास पास होते हैं, और अगर 90 डिग्री का एंगल है तो वो थोड़ा दूर होता है, और इस केस में प्रतिकर्षण कम होता है, और इसीलिए XCF6 की ज्योमेट्री हो गई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों ये तो मैंने आपको जो मेन पॉइंट था वो बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब बहुत छोटे छोटे से रूल हैं जो हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। लिखिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर हम सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल लें और ये देखें कि सेंट्रल एटम अलग अलग हो, क्या वर्ड बोला मैंने? सेंट्रल एटम उसका अलग अलग हो और बॉन्डेड एटम सेम हो। रूल नंबर 3 क्या? कि सेंट्रल एटम अलग अलग लेकिन बॉन्डेड एटम सेम। ध्यान से देखिए, है ना। सपोज मैं फ्लोरीन लिख लेती हूँ इसमें सब में, या NH3 ले लीजिए। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम अलग अलग हो और बॉन्डेड एटम सेम हो तो जितना ज्यादा विद्युत ऋणी सेंट्रल एटम होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। लिखो बच्चों अच्छे से, क्या वर्ड बोला मैंने? कि अगर हम सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल लें, बॉन्डेड एटम समान हो और सेंट्रल एटम अलग अलग हो, तो सेंट्रल एटम जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा बंध का कोण उतना ज्यादा होगा। कारण सुनना बच्चों इसका, ध्यान से देखो। अगर मैं नाइट्रोजन कि मैं अमोनिया ले रही हूं ये, और ये फॉस्फेट लिया, देखो ध्यान से सुनो, है ना। तो आप क्या नोट करोगे कि इन दोनों की विद्युतता में अगर अंतर देखूं तो ये ज्यादा विद्युत ऋणी है। इसका मतलब बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के ज्यादा पास होगा। नोट करना इस बात को, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के ज्यादा पास होगा, जबकि वो यहां पर फॉस्फोरस से दूर होगा। क्लियर है बोलो? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म सेंट्रल एटम के जितना पास होगा उनमें प्रतिकर्षण उतना ज्यादा होगा। मोर विल बी द रिपल्शन। उसके केस में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर रिपल्शन ज्यादा हुआ तो क्या होगा? बॉन्ड एंगल ज्यादा। बोलो ये बात समझ में आ गई? बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्लियर है? ओके, इसका ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल जो हमने लिया है वो है अमोनिया, फॉस्फीन एंड आर्सिन। इसके अलावा ये भी आप ले लो, सपोज वाटर है ना। वाटर के नीचे कौन आता है? ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फिर आता है सेलेनियम और फिर आता है टेल्युरियम, है ना। तो आप देखोगे कि सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। गॉट इट? नाउ कम टू द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इसका उल्टा कर लो। उल्टा कैसे करोगे बताइए? वो रूल हमें ये कहता है कि अगर सेंट्रल एटम सेम हो, क्या वर्ड बोला मैंने? सेंट्रल एटम सेम हो लेकिन बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो, तो क्या होगा देखना। अगर सेंट्रल एटम हमने सेम लिया और अगर हमने बॉन्डेड एटम डिफरेंट लिया है, तो सपोज जैसे फॉस्फोरस है, फ्लोरीन है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा,
देखो बच्चों क्या अंतर है, सब में सेंट्रल एटम सेम है ना, लेकिन बॉन्डेड एटम डिफरेंट है। तो जितना ज्यादा विद्युत ऋणी बॉन्डेड एटम होगा, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। नोट करना इस बात को, बॉन्ड एंगल कम होगा, है ना। जितना ज्यादा विद्युत ऋणी बॉन्डेड एटम होगा उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। क्यों होगा, अब इस बात को उसी तरह से समझना वापस से। जैसे ये मैंने ले लिया PFA और ये मैंने ले लिया Cl, है ना। तो देखो फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म फ्लोरीन के ज्यादा पास होगा। क्लियर है बोलो। और इसमें बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में फास्फोरस के ज्यादा पास होगा। क्लियर है। अगर वो सेंट्रल एटम के पास में होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया आपको कि अगर बॉन्ड सेंट्रल एटम सेम हो, ओके, और बॉन्डेड एटम डिफरेंट हो, तो जितना ज्यादा विद्युत ऋणी बॉन्डेड एटम होगा, हम ये देखेंगे उसका बंध कोण उतना ही कम होगा। राइट। यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज आर्सेनिक Br3, ArCl3 एंड AsI3, है ना। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है इसमें। एक मिनट में पहले क्लोरीन लिख देती हूँ, Cl3 क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडाइड। ओके, तो आप ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, तो आप देखेंगे कि सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका होगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी क्लोरीन है। राइट। एंड द लास्ट फिफ्थ रूल, जो 5वां रूल आता है, वो हमारा ये है कि अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो कहीं पे, क्या वर्ड बोला मैंने, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। रूल नंबर 5, अगर सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई और सिग्मा के बीच में जो रिपल्शन होता है वो ज्यादा होता है सिग्मा के कंपैरिजन में। राइट। और इसीलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। आप लिखो, मैं एग्जांपल आपको दे रही हूं, पहले लिख लो फिर